देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसे बहुत से नकली प्लीज सिट डाउन। ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। तो मैं आपसे विनंती करता हूं, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। संसद में आज के इस अंक का ये आखिरी शो है, तो हम चाहते हैं कि सदन की तस्वीर के जरूरी किस्सों से आपको पूरी कहानी समझाई जाए, बजाय इसके कि सुबह की प्रोसीडिंग से हम फिर आखिर की ओर बढ़ें। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ नसीहत दी हैं। इन नसीहतों के बीच कुछ वक्त का हंगामा भी हुआ। क्यों हंगामा हुआ, ये आज हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए अमित शाह के लिए क्या कहा, विपक्ष जब वॉकआउट करने लगा तो मोदी ने चिल्लाते हुए क्या कहा। उन्होंने ये भी बताया कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को क्या दिशा निर्देश हैं। विपक्ष का कौन सा दल किसकी गिरफ्तारी की चुपचाप मांग करता रहा, पेपर लीक पर मोदी ने क्या प्लान बना लिया है। इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ आइए शुरू करते हैं आपका अपना शो संसद में आज, मेरे यानी अभिषेक के साथ। बात सबसे पहले करते हैं मणिपुर की, वहां के हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के रोड मैप की। तो पीएम मोदी ने सभापति जगदीप धनखड़ को बताया है कि सरकार वहां स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार अपना काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा करने वालों को आगाह भी किया। इन सब के इतर गिरफ्तारियों और जेल भेजे गए आरोपियों का डेटा सदन के सामने रखा गया। लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए ये स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता में मणिपुर शामिल है। मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर की घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहाँ का सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। कुछ तो मुसीबतें होगी, और ये हमारे कालखंड में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है, और राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं, 1993 में मणिपुर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था, और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था, वो 5 साल लगातार चला था। तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हर एक का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं। विपक्ष लंबे समय से मांग करता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर कुछ नहीं बोले, लेकिन बंगाल में भी हालात सामान्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभिभाषण में ये बात सामने रखी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से आई तस्वीरों पर बात कही। कहा कि विपक्ष का ऐसी घटनाओं पर सेलेक्टिव होना चिंताजनक है। महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज, मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है? और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है, जो भी इन मामलों के जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी, इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?
मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। पेपर लीक होना यानी इसमें भ्रष्टाचार शामिल है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये एजेंसियां पता लगा रही हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने आज सदन में बताया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि जो इन घटनाओं के पीछे असली जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि भ्रष्टाचार पर बात चली है, तो पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा भी सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग, और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च सदन यानी राज्यसभा में अब एक दावा किया। कहा कि ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, वहीं केरल में शहजादे गठबंधन के साथ ही मुख्यमंत्री को जेल भेजने की मांग भारत सरकार से करते हैं। बात कुछ और मुख्यमंत्रियों की भी हुई। सदन में क्या क्या कहा गया इस संदर्भ में आप खुद सुनिए। ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है, और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये कैसा दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके शहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी है, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं, और भारत सरकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। दिल्ली में ईडी सीबीआई की कार्रवाई उस पर हाय तौबा करते हैं, और वही लोग उसी एजेंसी से केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं, शहजादे। तब लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसमें भी दोगलापन। आदरणीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे। और ईडी ये काम करे इसके लिए गुजारिश करते थे। उनको तब ईडी बहुत प्यारा लगता है। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कई पुराने किस्से सुनाए। एक किस्सा दिवंगत मुलायम सिंह यादव का भी था, जब उन्होंने कांग्रेस पर एक आरोप मढ़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने किस्सा सुनाते हुए
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव को भी नसीहत दी। नसीहत ये कि उन्हें अखिलेश यादव को समझाना चाहिए। जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। मैं जरा उनकी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए, मैं ऐसा उनका आग्रह करता हूं। जांच एजेंसियों का पहले दुरुपयोग कैसे होता था, कौन करता था, मैं जरा बताना चाहता हूं। मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूं। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को ये भी कहा जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दे उनको, पता चलेगा। एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल से जुड़े कई और किस्से सदन में गूंजे। किस्सा वो जब सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता तक कहा गया था। The Congress had used the CBI to strike political bargains with many parties. और कौन कहते हैं? उनके कॉमरेड श्रीमान प्रकाश कराज जी ने ये कहा हुआ है, 2013 में कहा। एजेंसियों का कौन दुरुपयोग करता था? एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं स्टेटमेंट क्या है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते जागते सबूत आज मौजूद हैं। दोपहर 1:27 का वक्त हो रहा था। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि उन्होंने जांच एजेंसियों को असल में क्या दिशा निर्देश दिए हैं। लाग लपेट नहीं रखता हूं और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। इसके बाद बात आई जम्मू कश्मीर की, आतंकवाद की। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक से लड़ाई आखिरी चरण में है, लेकिन इन जरूरी बातों के बीच विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था क्योंकि वो बीच में ही वॉकआउट कर गया था। क्यों वॉकआउट किया, ये जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना है। पहले ये समझिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का क्या कहना है। एक प्रकार से अंतिम दौर पर है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में आतंकी घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरें भी शायद ही किसी कोने में एक आध बार आ जाए तो आ जाए। अब जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है। अब आते हैं वॉकआउट वाली बात पर कि ये नौबत आई कैसे। पिछले दिनों आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी। विपक्ष कई मौकों पर संविधान की प्रतियों के साथ नजर आया। राज्यसभा में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण संविधान का महत्व समझाते हुए ही शुरू किया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए आर्टिकल्स का कोई कंपाइलेशन मात्र नहीं है, बल्कि किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में
लाइट हाउस या दिशा निर्देशक का काम करता है। इन बातों के बीच विपक्षी दलों की तरफ से विरोध की आवाजें कुछ तेज होने शुरू हो गई थी। संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं और इसलिए एक सुखद संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में, जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। लेकिन ये सारा विरोध तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्लानिंग बता दी। उन्होंने कहा कि संविधान की भावना को जन जन के बीच पहुंचाने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने की योजना है। दूसरी तरफ विपक्ष के सदस्य ये मांग करते रहे कि बीच में ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन बोलते प्रधानमंत्री रहे थे। क्या, सुनिए। मुझे याद है, मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, तो संविधान दिवस क्यों लाए। और आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेजेस में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों का स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में हमारे स्कूल कॉलेजेस में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हो, चर्चा सभाएं हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो। देशवासियों के लिए आने वाला पूरा कालखंड संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं। और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया। इन सारी बातों के बीच 12:36 पर विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। प्रधानमंत्री मोदी परिसर से बाहर जाते हुए विपक्ष से कुछ कह रहे थे। बात हिम्मत की हो रही थी। क्या कहा वो भी आप सुनिए। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो
बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। बाकी आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। सभापति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई घटना को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अंधविश्वास की वजह से लोग इकट्ठा होते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं है। जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। थैंक यू सर। क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ तो बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में। थैंक यू सर। हाँ, कोई और नहीं, बहुत से बाबा अब जेल में है साहब। इस दौरान कुछ सदस्यों ने रोक टोक की तो सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को समझाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा, जब नेता प्रतिपक्ष बहुत जरूरी विषय रख रहे हैं सामने तो कोई व्यवधान डाले यह कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। शोर शांत होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, महाराष्ट्र में एक कानून बना जो अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करता है, ऐसा ही कानून बनाने की जरूरत है। तो संसद में आज क्या कुछ खास हुआ हमने आपके बीच रखा। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शो आपके लिए लिखा है हमारे साथी हिमांशु तिवारी ने, कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।